आज के इस वीडियो का टॉपिक है IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 जो कि बोरिंग कॉस्ट से डील करता है, आज उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बोरिंग कॉस्ट होती क्या है। बोरिंग कॉस्ट की अगर बात की जाए तो बोरिंग कॉस्ट वो इंटरेस्ट या अदर वो कॉस्ट होती है जो कि किसी भी एंटिटी में इसलिए इनकर होती है, किसी कंपनी में इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि कंपनी ने कोई फंड्स बोरो किए होते हैं, मतलब कोई पैसे उधार लिए होते हैं, जिसके बदले कंपनी जो कॉस्ट पे करती है इंटरेस्ट की सूरत में या कोई अदर कॉस्ट, उसे हम बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है अली लिमिटेड कंपनी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि अली लिमिटेड कंपनी ने लोन लिया है 100,000 रुपीस का। अब ये जो लोन लिया है कंपनी ने, बेसिकली कंपनी ने ये फंड बोरो किया है। तो इस फंड को बोरो करने के बदले कंपनी कोई कॉस्ट पे कर रही होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है 10%। अब ये जो 10% है, इसकी अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये 100,000 का मतलब 1 लाख का 10% 10,000 रुपए बनेगा। तो ये जो 10,000 रुपीज है जो कंपनी 1 लाख रुपए को इस्तेमाल करने के लिए पे कर रही है, इसे हम कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है। अब हम देखते हैं कि IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 कंपनीज को किस किस मैटर में गाइड करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि IAS 23 के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कंपनीज के लिए IAS 23 क्यों जरूरी है, किस डेट पर इस IAS को अप्लाई किया जाता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स डिफाइन की जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि कंपनी किस टाइम बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करती है, बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड डील करेंगे और फिर कमेंसमेंट और डिस्क्लोजर्स को डील करेंगे। तो वन बाय वन हम इन तमाम पॉइंट्स को डील करेंगे और देखेंगे कि IAS 23 में बोरोइंग कॉस्ट को किस तरह से कोई भी कंपनी अपने पास उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कंपनीज IAS 23 क्यों इस्तेमाल करती हैं या IAS 23 की ज़रूरत क्यों पड़ी एक कंपनी के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी की जो बोरोइंग कॉस्ट होती है, बेसिकली वो फाइनेंस चार्जेस होते हैं, मतलब फाइनेंस को इस्तेमाल करने के लिए जो कॉस्ट पे की जाती है उसे फाइनेंस चार्जेस कहा जाता है। तो बोरोइंग कॉस्ट बेसिकली वो फाइनेंस चार्जेस हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं, मतलब जो डायरेक्टली एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने बोरोइंग कॉस्ट को एज अ फाइनेंस चार्ज लेना है और IAS 23 इन 3 मैटर से डील करेगा बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड, जिसमें एक क्वालिफाइंग एसेट की या एक्विजिशन मतलब या उसको परचेज किया जाएगा, तब बोरोइंग कॉस्ट पे क्या होगा, जब किसी एसेट की क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन की जाएगी तब क्या होगा, और जब किसी क्वालिफाइंग एसेट को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी प्रोडक्शन की जाएगी, तो तब कंपनी फाइनेंस चार्जेस को किस तरह से डील करेगी, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे आ रहा है क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो आगे हम डिफाइन करेंगे टर्म्स को जो कि IAS 23 में इस्तेमाल होती हैं, तब हम इसको देखेंगे। अभी अगर हम बात करें तो जितनी भी कॉस्ट होगी, मतलब जो भी फाइनेंस चार्ज होगा, जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगी क्वालिफाइंग एसेट की, इस तरह की तमाम कॉस्ट को कंपनी जो है अपनी स्टेटमेंट्स में कैपिटलाइज्ड करती है। स्टेटमेंट्स में कैपिटलाइज करने का ये मतलब है कि कंपनी इस तरह की कॉस्ट को अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करती है और इस कॉस्ट को इसी तरह से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है जिस तरह से कंपनी अपने कैपिटल को रिकॉर्ड करती है। इस चीज को कहा जाता है कैपिटलाइजेशन। तो बेसिक जो पर्पस है बोरोइंग कॉस्ट का वो ये है कि कंपनी अपनी तमाम जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज कर दे। अब अगर हम ये देखें कि इस IAS 23 को अप्लाई करने के लिए इफेक्टिव डेट कौन सी होगी, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कंपनी एनुअल पीरियड मतलब एनुअली जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करेगी
मतलब जब एनुअल पीरियड स्टार्ट होगा तब कंपनी इस IAS 23 को अप्लाई करेगी। तो इसकी इफेक्टिव डेट होगी एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड, और इससे पहले जो IAS 23 है उसकी एप्लीकेशन को परमिट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर इससे पीछे जाएंगे तो वो लास्ट ईयर से रिलेटेड जो डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस तरह से लेट्स सपोज कि जो बिगनिंग ऑफ द ईयर है वो है 1 जनवरी 2019। अगर इससे पीछे जाएंगे, इससे पहले अगर IAS 23 को अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 31 दिसंबर 2018। जब दिसंबर 2018 से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वो 2018 की स्टेटमेंट से में रिफ्लेक्ट होगा, ना कि 2019 की। तो इसलिए एट द स्टार्ट बिगनिंग पीरियड पर ही इसकी इफेक्टिव डेट लगाई जाती है। इसी पर IAS 23 को अप्लाई किया जाता है जो कि बोरोइंग कॉस्ट से डील करता है। अब यहाँ तक हमने इफेक्टिव डेट भी देख ली कि कब IAS 23 जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि IAS 23 ने कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो डिफाइन की हैं। जिस तरह से हमने ऊपर देखा था बोरोइंग कॉस्ट को, तो यहाँ पे हमने बोरोइंग कॉस्ट की जनरली बात की थी कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है। अगर हम IAS 23 पर चलें और ये देखें कि IAS 23 ने बोरोइंग कॉस्ट को किस तरह से डिफाइन किया है, तो IAS 23 के मुताबिक भी बोरोइंग कॉस्ट या कोई इंटरेस्ट या कोई अदर कॉस्ट होगी जो कि कंपनी इसलिए इनकर करेगी क्योंकि वो कोई पैसे या कोई फंड्स बोरो करेगी या उधार पर लेगी। तो पैसे बोरो करने की बेसिस पर जो कॉस्ट पे की जाती है IAS 23 के मुताबिक उसे बोरोइंग कॉस्ट ही कहते हैं। तो ऊपर जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो भी सेम IAS 23 की डेफिनेशन से सेम है, तो इसलिए जनरल टर्म में भी हम इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। IAS 23 की कोई स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट के लिए डेफिनेशन नहीं है। अब अगर बोरोइंग कॉस्ट के एक एग्जांपल की बात करें तो कोई भी फाइनेंस चार्जेस जो कि कोई कंपनी लीज पर चीज लेती है, जिसको लीज को हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो जब भी कोई कंपनी लीज पर कोई चीज लेगी तो उसकी बेसिस पर जो फाइनेंस चार्ज पे करेगी, मतलब जो किस्तें जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगी, वो बोरोइंग कॉस्ट है। क्योंकि लीज का जो पैसा है वो कंपनी इस्तेमाल कर रही होती है, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट पे की जाती है उसे फाइनेंस चार्ज कहा जाता है और बोरोइंग कॉस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि फंड्स बोरो करने की वजह से ये कॉस्ट कंपनी इनकर कर रही होती है। या फिर बोरोइंग कॉस्ट क्या हो सकती है कि कोई एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से आए। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है कि कोई दो कंपनीज हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तानी रुपी है और USD डॉलर है। अब इनके दरम्यान में एक्सचेंज का डिफरेंस आएगा, तो वो अगर कंपनी ने बोरो किए हुए हैं लेट्स सपोज 1000 USD डॉलर और रुपीस में हमने इसको पे करना है, तो अगर रुपी का जो रेट है वो इंक्रीज करेगा तो बोरोइंग कॉस्ट उसके थ्रू जो है वो इंक्रीज करेगी। तो इस तरह के केसेस में एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से भी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो इनकर हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है IAS 23 में, जिसको कि हमने अभी IAS 23 में काफी दफा क्वालिफाइंग एसिड को यूज किया है। तो हम जान लेते हैं कि क्वालिफाइंग एसिड बेसिकली होता क्या है। क्वालिफाइंग एसिड ऐसा एसिड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है कि उसको यूज में लाने के लिए या उसको सेल करने के लिए, सेल करने की कंडीशन में लाने के लिए जो टाइम लिया जाता है उस टाइम की बेसिस पर इसको देखा जाता है। जब कोई एसिड रेडी हो जाता है इस्तेमाल करने के लिए या सेल करने के लिए, तो उस एसिड को कहा जाता है क्वालिफाइंग एसिड, और इसी क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर जो कॉस्ट लगाई जाती है उसे कहा जाता है बोरोइंग कॉस्ट। तो जिस एसिड के ऊपर पैसे बोरो करके लगाए जा रहे हैं उसको यूज करने की या सेल करने की कंडीशन में लाने के लिए उस एसिड को क्वालिफाइंग एसिड कहा जाता है। क्वालिफाइंग एसिड के अगर एग्जांपल्स देखी जाएं तो इसमें इन्वेंट्री आ जाती है, क्योंकि इन्वेंट्री को भी टाइम लगता है कंप्लीट होने में, उसको यूज करने की सिचुएशन में लाने के लिए या उसको सेल करने के लिए। इसी तरह से अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो प्लांट की इंस्टॉलेशन पर टाइम लगता है,
उसको यूज करने की कंडीशन में लाने के लिए कंपनी को टाइम और पैसा दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह से कोई इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको कंपनी टच नहीं कर सकती, जिस तरह से लेट्स सपोज गुडविल या कॉपीराइट हो गया। तो गुडविल बनाने के लिए कंपनी को एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है एक अच्छी रेपुटेशन हासिल करने के लिए, तब वो एसेट जाकर रेडी होता है कि उसका नाम, उसकी मतलब रेपुटेशन, गुडविल को इस्तेमाल किया जाए या इस गुडविल को, रेपुटेशन को सेल किया जाए। तो इसको भी हम क्वालिफाइंग एसेट कह सकते हैं। उसके बाद IAS 23 जो क्वालिफाइंग एसेट की एक और एग्जांपल देता है, वो देता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। तो यहां तक हमने क्वालिफाइंग एसेट भी देख लिया कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। ये दो मेन टर्म्स थी जो कि IAS 23 खुद डिफाइन करता है, ताकि किसी भी कंपनी को कंफ्यूजन ना रहे अपनी बोरोइंग कॉस्ट में और अपने क्वालिफाइंग एसेट्स में, वो डिफरेंस देख सके कि बाकी कॉस्ट में, बोरोइंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और बाकी एसेट्स और क्वालिफाइंग एसेट में क्या डिफरेंस है। अब हम चलते हैं, ये जानते हैं कि कंपनीज IAS 23 के अंडर किस तरह से अपनी कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। तो बेसिकली जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा था IAS 23 का, उसी के मुताबिक IAS 23 की रिकॉग्निशन भी की जाएगी। तो IAS 23 के मुताबिक एसेट को रिकॉग्नाइज तब किया जाता है जब किसी क्वालिफाइंग एसेट की एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन की जाती है। तो इसके लिए कंपनी जो पैसा उधार लेती है, जो फाइनेंशियल चार्जेस पे करती है, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना होता है। और इसको रिकॉग्नाइज किस तरह से किया जाता है कि क्वालिफाइंग एसेट के बदले कंपनी ने जो भी फंड रेज किया हुआ होता है, जो भी फंड उधार पर पैसे लिए होते हैं, उसकी जो कॉस्ट है, उस तमाम कॉस्ट ऑफ एसेट को जो है वो कैपिटलाइज किया जाता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, जिस तरह हमने ऊपर भी बात की थी। तो यहां तक हम देख चुके हैं कि कंपनी अपने जो बोरोइंग कॉस्ट है उसकी रिकॉग्निशन तब करती है जब उसने एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन करनी होती है क्वालिफाइंग एसेट की, और इस बोरोइंग कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ एसेट को कैपिटलाइज किया जाता है उस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में ये कॉस्ट इनकर होती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट को IAS 23 के मुताबिक किस तरह से रिकॉर्ड कर सकती है, IAS 23 की इफेक्टिव डेट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगली वीडियो में हम इसकी कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड जो है वो देखेंगे कि IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के बारे में क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है।